अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डबल एंट्री सिस्टम का जो रिमेनिंग टॉपिक रह गया है वो क्लियर करना है। इसके बारे में हमने कुछ पढ़ा था, वो हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। जितने भी बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम दो आइटम्स के दौरान जो है वो डील करते हैं, यानी एक चीज़ इंक्रीज़ होती है, दूसरी चीज़ जो है वो डिक्रीज़ होती है, जिसको डेबिट या क्रेडिट का नाम दिया जाता है। यहाँ पे हमने पढ़ा था एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द ब्रिंग अबाउट एट लीस्ट डबल चेंज ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि डबल चेंजेस आती हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन में, और यही जो डबल चेंज होते हैं ये कंसर्न होते हैं डेबिट और क्रेडिट से। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि 5 एलिमेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है। एसेट्स के इसमें हमारे पास एसेट्स आ जाता है, ठीक है, लाइबिलिटीज़, ठीक है, और इसके अलावा इनकम, कैपिटल और एक्सपेंस, ठीक है। तो ये हमने 5 चेंजेस पढ़े थे, 5 एलिमेंट्स पढ़े थे डबल एंट्री सिस्टम में। इसके बाद हमने यहाँ पे से कुछ पढ़ा था, ठीक है, ये भी हमने रिपीट कर लिया हुआ है। और यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम की डेफिनेशन थी कि द सिस्टम अंडर विच द बोथ चेंजेस ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड टुगेदर, वन चेंज इज डेबिट एंड वाइल द अदर चेंज इज क्रेडिट विद इक्वल अमाउंट इज नोन एज द डबल एंट्री सिस्टम। फिर हमने पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम में इनके अकाउंट्स वगैरह को डील किया जाता है, किस तरह से। सबसे पहले जर्नल बनाया जाता है, इसमें हमने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स के बारे में देखा था। आज हमने इसके एडवांटेजेस देखने हैं कि हमारे पास जो डबल एंट्री सिस्टम है इसको करने के लिए क्या क्या जो है वो मेथड्स हैं, और किस तरह से हम इसको बेस्ट बना सकते हैं, और इसको करने का क्या फ़ायदा है, क्यों हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के मुताबिक एंट्रीज करते हैं। हम सिंपल वे से भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम से क्यों की जा सकती हैं, आज हमने वो देखना है। लिखा हुआ है डबल एंट्री सिस्टम इज एक्नॉलेज्ड एज द बेस्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड। द फॉलोइंग एडवांटेजेस आर ड्राइव फ्रॉम इट, ठीक है। इसमें जो है वो बताया गया, इसके फॉलोइंग जो है वो एडवांटेजेस हैं। अंडर दिस सिस्टम बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, यानी कि इस सिस्टम में दोनों पहलू जो हैं, दोनों पहलू जिसमें हमारे पास डेबिट और क्रेडिट के एस्पेक्ट्स आ जाते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है हर ट्रांजैक्शन में। सो इट इज़ पॉसिबल टू कीप द कंप्लीट रिकॉर्ड, तो हमारे लिए पॉसिबिलिटी हो जाती है कि पूरे रिकॉर्ड को कंप्लीटली हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम लोगों ने कैश का अकाउंट बनाना है, तो कैश में अगर हम लिखें कि हमारे पास पहले 1000 रुपया था, बाद में हमारे पास जो है वो उसका बैलेंस बचा 2000, ठीक है। बाकी 8000 का हमने क्या किया, हम वहाँ पे लिखेंगे, यानी कि किस हिसाब से लिखेंगे, इधर इस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लोग डेबिट लिखते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं क्रेडिट, ठीक है। ये जब हम लोग लेजर का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब आपको ये मज़ीद चीज़ क्लियर हो जाएगी। फ़िलहाल मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि हर एस्पेक्ट को हम लोग दोनों तरह से रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास किस चीज़ में इजाफा है और किस चीज़ में कमी हो रही है। हम यहाँ पे एक तरह का अकाउंट बनाते हैं, हमने लिखा कि हमारे पास कैश है 1000 रुपया, ठीक हो गया। हमने हमारे पास 1000 रुपये है। डेबिट साइड पे लिखने का मतलब है कि ये हमारे पास प्लस की सूरत में है, क्योंकि आपको पता है कि जब कैश इंक्रीज़ होता है तो उसको किया जाता है डेबिट, और क्रेडिट का मतलब होता है माइनस, कि हमारे पास कैश होता है माइनस। अब हमने यहाँ पे ये लिखा, लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि हमने 8000 रुपये की शॉपिंग कर ली है, 8000 रुपये की हमने चीज़ें ले आए हम, ठीक है, हम परचेज़ कर लिया हमने कुछ, ठीक है। मैं इधर छोटा सा परचेज़ लिख रही हूँ, PU लिखा है मैंने, परचेज़। हमने 8000 का वो परचेज़ कर लिया। अब हम ये कहेंगे, सॉरी 800, क्योंकि हमारे पास पैसा जो है वो 8000 है, सॉरी 1000 है, तो 1000 में हमने 800 की कर दी शॉपिंग, चीज़ें खरीद ली। अब बाकी हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो है वो 200 रुपये बच रहे हैं, ठीक है। इधर भी कर देते हैं 200, ठीक है। 200 रुपये हमारे पास बच रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बैलेंस बचा 200। अब यहाँ पे देखा जाए तो दोनों स्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। पहले बात तो ये नज़र आ रही है कि हमारे पास डेबिट हो रहा है कैश 1000 रुपये से, क्रेडिट हो रहा है 800 रुपये से। ये क्रेडिट क्यों हुआ,
क्योंकि हमने परचेजेस की चीज़ें ख़रीदी। तो यहाँ पे ये एस्पेक्ट बता रहा है कि हमारे पास एक तरफ से तो परचेजेस आ रही हैं और दूसरी तरफ हमारे पास कैश जा रहा है। ये हमारा होगा कैश का अकाउंट। ठीक हो गया। अगर हमने परचेजेस का अकाउंट बनाना है, मतलब अगर हम एक अलग, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, क्लासीफाइंग करते हैं, हर जगह पे अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। अब इस तरह से परचेज का अकाउंट बनाएंगे। इधर लिखेंगे डेबिट और इधर लिखेंगे क्रेडिट। यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि हमने परचेजेस ख़रीदी थी कितने की, 800 रुपये की। ठीक है, ये हम लोगों ने परचेज के अकाउंट में लिखा और हमारे पास इतना कैश चला गया। यानी परचेज में हमने इसको डेबिट साइड पे क्यों लिखा, क्योंकि इसमें हो रहा है इजाफा। और लेट्स सपोज कि 800 में से हमने 200 की चीज़ें बेच दी, तो 200 की चीज़ें हमारे पास से चली गई, तो हमने इसको कर दिया क्रेडिट। बाकी कितना बचा बैलेंस हमारे पास, बाकी बैलेंस हमारे पास 600 रुपया बचा। यानी कि कहने की बात ये है कि हमारे पास एक जगह पे परचेजेस आ रही है और दूसरी जगह पे हमारे पास कैश होता है। अब एट अ टाइम हमारे पास दोनों में एंट्रीज मौजूद होती हैं। तो हमारे पास ये जो पहली लाइन है, इस लाइन का यही मतलब है कि इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास कंप्लीटली रिकॉर्ड होता है और हमारे पास दोनों एक्सपेक्ट्स जब कैलकुलेट हो जाते हैं, ट्रांजैक्ट हो जाते हैं, रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो दोनों साइड्स पे पॉसिबिलिटी रहती है कि मुकम्मल तौर पे हमारा अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर है। उसके बाद सिंस द बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, दोनों एस्पेक्ट्स ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही है, ये वही बात रिपीट हो रही है। फॉर ईच डेबिट देयर मस्ट बी ऑफ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट इज इक्वल अमाउंट। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि हमारे पास डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे हमेशा इक्वल अमाउंट होती है। जैसे कि आपने जर्नल बनाया था, तो जर्नल में आपने ये लिखा कि हम लोगों ने जो है वो कारोबार शुरू किया है, तो कैश टू कैपिटल आप लोगों ने एंट्री की, तो कैश टू कैपिटल एंट्री आप लोगों ने सेम अमाउंट, अगर 50,000 है तो कैश में 50,000। ठीक है, उधर इसको करते हैं। यानी कि अगर आपने इधर कैश लिखा, ठीक है, और नीचे लिखा कैपिटल, ठीक है, इधर भी 50,000 और इधर भी 50,000 से आपने एंट्री की, यानी कि दोनों तरफ आपने सेम एंट्री की। अब यहाँ पे यही बात बताई गई है कि हमारे पास करस्पॉन्डिंग जो है वो दोनों की होती है कि एक जगह पे डेबिट है और एक जगह पे क्रेडिट है, सेम अमाउंट से। उसके बाद है टोटल डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स। टोटल डेबिट साइड टोटल क्रेडिट साइड के हमेशा इक्वल होगी। इनफैक्ट इट इज़ पॉसिबल टू वेरीफाई द अरिथमेटिक एक्यूरेसी, यानी कि अरिथमेटिकली, यानी कि हिसाबी जो है वो तरीके के साथ अगर हम लोगों ने देखना है कि ये ठीक है या नहीं है, तो वो एक्यूरेसी हम आसानी से चेक कर सकते हैं। फॉर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय असर्टिंग वेदर द टू साइड्स बिकम इक्वल, जब दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, आर नॉट थ्रो द प्रोसेस ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस की बात हो रही है, इसमें भी आपने ये देखा था कि अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक की जाती है। यानी कि इसमें ट्रायल बैलेंस में ये देखा जाता है कि हमारे पास जर्नल और लेजर, इन दोनों की जितनी भी एंट्रीज हम लोगों ने की हैं, जितनी भी इनको क्लासिफाइड किया है यानी रिकॉर्ड किया है, इनको अलग अलग ग्रुप में तकसीम करके बनाया है, आया वो सही बनाया है या गलत बनाया है। तो हमें कैसे पता चलता है, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। मैं ट्रायल बैलेंस का भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि वो किस तरह का होता है। ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरह से होता है हमारे पास कि हमने इस तरह से एक फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, इस फॉर्मेट में इधर आ जाती हैं डिटेल्स, ठीक है, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट। जितनी भी एंट्रीज लेजर में होती हैं वो सारी यहाँ पे लिख के, जो चीज़ डेबिट साइड पे होती है वो डेबिट साइड पे लिख ली जाती है, जो क्रेडिट साइड पे होती है वो क्रेडिट साइड पे लिख ली जाती है। एट दी एंड दोनों का टोटल किया जाता है। जर्नल में तो हमने टोटल नहीं था किया, लेकिन जर्नल का जब लेजर बनाया जाएगा, लेजर के आंसर को जब टोटल किया जाएगा तो दोनों तरफ सेम वैल्यूज़ आती है, इनको आपस में जमा कर लिया जाता है और इनको आपस में जमा कर लिया जाता है। तो इधर जो आंसर होता है वो दोनों तरफ सेम होता है। अगर ये दोनों तरफ सेम नहीं होगा तो इसका मतलब हमारा आंसर, हमारा लेजर जो है या हमारा जो जर्नल है वो गलत है। अगर दोनों का आंसर सेम होगा तो इसका मतलब हमारा जर्नल या लेजर सही बना है। तो अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसके आसान एग्जांपल मैं आपको ये देती हूँ कि अगर लेट सपोज कि आप बाज़ार गए हो, आपने जो है वो 10,000 की शॉपिंग की है, ठीक है। जब आपने 10,000 की शॉपिंग की है तो आपने जो है वो घर आके ये चीज़ चेक करनी है कि मैंने उससे जो है कोई भी चीज़ 1 2 3
4, ये हमने 4 चीज़ें ख़रीदी हैं और हम कह सकते हैं कि 1000 रुपये की पहली चीज़ आ गई, ठीक है, 5000 की दूसरी आ गई, 2000 की जो है वो तीसरी आ गई और 2000 की जो है वो चौथी चीज़ आ गई। आपने 4 चीज़ें ख़रीदी हैं, तो आपने एक तरफ पैसे भी रखने हैं और एक तरफ ये सारी चीज़ों की जितनी भी वैल्यू है वो काउंट करनी है, ये चेक करने के लिए कि आप जो 10,000 लेके गए थे, आया वो पूरा खर्च करके आए हो या नहीं। लेट्स सपोज़ कि अगर आपने देखा कि आपकी एक चीज़ जो है वो 1000 की आई है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बन रहा है 9000, तो आप इस चीज़ को लेके टेंशन में पड़ जाओगे कि मेरा 1000 किधर गया, क्योंकि चीज़ें मेरी 9000 की बन रही हैं, पैसे मैं 10,000 रुपया लेकर गई थी। तो ये एक किस्म की आप अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक कर रहे हो एज अ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में भी ये चीज़ चेक की जाएगी कि डेबिट साइड पे हमारे पास कितना पैसा था, क्रेडिट साइड पे हमने कितना खर्च किया, क्या क्या चीज़ें ली, कहाँ कहाँ से पैसा गया, या चीज़ें कहाँ कहाँ बेची और कितना उनसे पैसा आया, वो सब कुछ जो है वो चेक करके दोनों तरफ इक्वल। अब देखिए यहाँ भी आप इक्वल लाना चाहते हो, यानी इधर भी 10,000 इक्वल होना चाहिए और इधर भी 10,000 इक्वल होना चाहिए, तभी जाके आपकी जो है वो शॉपिंग की जितनी भी कैलकुलेशन है वो क्लियर होगी। तो ये मकसद था ट्रायल बैलेंस बनाने का। तो यहाँ पे उन्होंने यही बात बताई है कि हम जो है वो अपना ट्रायल बैलेंस जो है वो इक्वली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो है वो एडवांटेज ये है, अंडर दिस मेथड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली बाय टेकिंग टुगेदर ऑल द अकाउंट्स रिलेटेड इन द इनकम एंड रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस and thereby the result of the business can be ascertained। अब इस लाइन का क्या मतलब है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताती हूँ कि इसमें क्या कहा गया है। प्रॉफिट एंड लॉस इस तरह से बनाया जाता है, इस साइड पे ये हमारी होती है डेबिट साइड और ये साइड होती है हमारी क्रेडिट साइड। हमारी जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम इधर लिखते हैं और जितनी भी हमारी इनकम होती है वो हम इधर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इनकम हमारी क्रेडिट होती है और डेबिट हमारे जो है वो एक्सपेंसेस होते हैं। अब हमने क्या करना है, एक्सपेंसेस और इनकम को देखना है। इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है। अगर इनकम ज़्यादा हो एक्सपेंस कम हो तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर हमारी इनकम कम हो और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो तो हमें लॉस होगा। तो डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रॉफिट एंड लॉस को आसानी से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इतनी सी बात जो है वो इसमें बताई गई है कि हम अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए डबल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट एंड लॉस को आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है। उसके बाद लिखा हुआ है, अ बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर बाय द टेकिंग together all the accounts related the liabilities, asset liabilities and thereby the financial position of the business can be assessed। अब बैलेंस शीट क्या होती है इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। बैलेंस शीट बच्चों बेसिकली हमारे पास ये BS का मतलब बैलेंस शीट है। एक तरफ हमने लिखी होती हैं अपने एसेट्स, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखी होती हैं लाइबिलिटीज़ और कैपिटल। जिस तरह से आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, इसी तरह से बैलेंस शीट होती है कि लाइबिलिटी यानी कि जो हमने लोगों से कर्ज लिया है वो, और जो हमारा अपना पैसा है वो, उन दोनों को हम लोगों ने देखना है कि हमने जितने भी एसेट ख़रीदे हैं उससे हमारी लाइबिलिटी और कैपिटल में कितना कितना आ रहा है पैसा। यानी कि लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास 1 लाख के एसेट्स मौजूद हैं, अब अगर हमारा कारोबार जो है 1 लाख के असासाजात पर मुश्तमिल है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें अगर 70,000 का पैसा अगर हमने लोगों से उधार लिया हुआ है और 30,000 हमारा अपना पैसा है जिससे हमने अपने एसेट ख़रीदे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे पास लाइबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, लोगों का कर्जा हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो ये एसेट्स हमारे पास
ज़्यादा लोगों के कर्जे से यानी लोगों के पैसों से लिए हुए हैं, तो इसका मतलब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। अगर हमारा लेट्स सपोज अगर 70,000 हमारे अपने पैसे हों और 30,000 हमारी लाइबिलिटी हो, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो है वो अपने जो है पैसे ज़्यादा हैं। इसकी वजह से हमारे जो एसेट्स हैं वो हमारे पास ज़्यादा कारआमद हैं, यानी कि ज़्यादा वैल्यू है। अगर कल को हमने अपना बिजनेस बेचना भी है, तो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन इसी तरह से चेक करेंगे कि जितने कर्जे के हमारे पास एसेट्स होंगे ना, वो एसेट्स को बेच के उतने कर्जे अदा कर दिए जाएंगे, और बाकी जितना भी पैसा बनेगा, लेट्स सपोज कि अगर हमने ये चीज़ चेक की तो 70,000 रुपया हमारा बन रहा है बिज़नेस का, तो 70,000 में हमें हमारा बिज़नेस मिल जाएगा। हालांकि बेशक हमने बिज़नेस पे 1 लाख लगाया है, तो 30,000 उन लोगों को दे दिया जाएगा जिनसे हम लोगों ने कर्जा लिया है। तो ये असल बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन या बिज़नेस की वैल्यू को डिटर्मिनेट करने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो इसमें ये बताया गया है कि डबल एंट्री सिस्टम से हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत ईजिली जो है वो चेक कर सकते हैं और चला सकते हैं। उसके बाद है अंडर दिस मेथड मिस्टेक्स एंड रिफ्लेक्शंस कैन बी डिडक्ट दिस एक्सपर्ट्स मोरल प्रेशर ऑफ अकाउंटेंट ऑफ हिज स्टाफ। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये बताया गया है कि इस मेथड के ज़रिए हम मिस्टेक्स को बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको पता है हर जगह पे डबल एंट्रीज़ होती हैं। डबल एंट्रीज़ होने के बावजूद हमारे पास इसमें वॉचर्स होते हैं, यानी रसीदें होती हैं। जितने भी हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस की होती हैं या जितनी भी हमारे पास एंट्रीज़ हम लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की होती हैं, रिटर्न फॉर्म में उनकी जो है वो हमारे पास रसीदें भी मौजूद होते हैं। मसलन हमने बाज़ार से कोई चीज़ ली तो उसकी रसीद बनवाई, तो वो रसीद जब हम लोगों ने बनवानी है तो रसीद को एंटर करना है ट्रांजैक्शंस के अंदर भी। तो यहाँ पे मिस्टेक्स हमारे पास नहीं होती, और इसमें ज़्यादा प्रेशर जो होता है वो अकाउंटेंट का होता है। तो अकाउंटेंट जो है वो इस चीज़ को जो है वो मेन तरीके से जो है वो डील करता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल अपने कॉलेज का क्लर्क की लेते हैं, तो उसने जब आप लोगों के अकाउंट्स को डील करना है, उसने सबसे पहले रसीदों को टेस्ट करना है। 3 तरह की रसीदें बनाई जाती हैं, 3 तरह के वोचर्स होते हैं। एक वोचर जो आपके जो है वो फॉर्म पे लगता है, एक वोचर आपको दिया जाता है, और एक वोचर जो है वो खुद अपने पास रखता है, ताकि हमारे पास 3 जगह पे सबूत हो सके और पूरी तरह से इस चीज़ को मेंटेन किया जाता है। इस वजह से इसमें गलती के इम्कानात बहुत कम होते हैं। तो ये इसका एक और फ़ायदा है डबल एंट्री सिस्टम का। उसके बाद है अंडर दिस मेथड नेसेसरी स्टैटिस्टिक्स आर इजीली अवेलेबल सो डैट द मैनेजमेंट कैन मेक appropriate decisions फॉर रन द बिजनेस इफेक्टिवली एफिशिएंटली। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास हर तरह की अवेलेबिलिटी मौजूद होती है। नेसेसरी स्टैटिस्टिक्स यानी कि अगर हम लोगों ने शुमारियात चेक करनी है अपने बिज़नेस की, तो हमारे पास आसानी से वो चीज़ अवेलेबल है। मैनेजमेंट जो है वो आसानी से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखते हुए अपने बिज़नेस को चलाने के लिए डिसीजंस बहुत आसानी से ले सकती है और अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकती है। उसके बाद है ऑल द नेसेसरी डिटेल्स अबाउट द ट्रांजैक्शन कैन बी ऑब्टेन क्विकली एंड ईजिली, यानी जितनी भी ज़रूरी डिटेल्स हैं ट्रांजैक्शन की, उसको आसानी से हासिल किया जा सकता है और लिया जा सकता है। जैसे कि अगर रसीद हमें पता हो, रसीद नंबर हो, तो रसीद नंबर देख के हम आसानी से कोई भी रिजल्ट या किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन देखनी हो तो हम फ़ौरनली जो है वो निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत से सोर्सेज होते हैं। जैसे कि आपने जर्नल में मुझसे पूछा था कि मैम यहाँ पे जो पोस्ट रेफरेंस है या ये जो लेजर फोलियो है ये क्या है, तो मैंने आपको ये कहा था कि जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे लेजर का, तब मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊँगी। तो वो पोर्ट जो है वो जो पोस्ट रेफरेंस है या वो जो पोर्टफोलियो है, उसमें उस नंबर लगाए जाते हैं। किस चीज़ के नंबर लगाए जाते हैं? जितने भी अकाउंट बनाए जाते हैं। अब जैसे कि आप लोगों का अगर बैंक अकाउंट है, किसी का भी बैंक अकाउंट होगा, तो आपने अगर अकाउंट की डिटेल चेक करनी है जाके, तो आप उस ट्रांजैक्शन के हवाले से उस अकाउंट नंबर को अपना अकाउंट नंबर देंगे, तो आपकी सारी की सारी ट्रांजैक्शन आसानी से आपको हासिल हो जाएंगी। उसके बाद है द टोटल अमाउंट ओन्ड बाय द डायरेक्टर्स एंड द टोटल अमाउंट ओन्ड बाय द क्रेडिटर्स। सॉरी, जो डेटर्स है, ठीक है, ये डेटर्स है। डेटर्स और जितने भी क्रेडिटर्स हैं उन सब की टोटल अमाउंट, कितने कितने हमने लोगों के कर्जे देने हैं और कितने लोगों ने हमसे कर्जे लिए हुए हैं, वो सारा कुछ जो है हमें आसानी से इसमें पता चल जाता है। सेल परचेज ऑफ गुड्स, स्टॉक, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड द प्रॉफिट और लॉस आर of different years can be compared, and the success or failure of the business measure thereafter. The causes of the failure can found out
and the necessary remedial measure take to ensure सक्सेस ऑफ द बिजनेस। अब इस लाइन का मतलब ये है कि जितने भी हम सेल परचेज करते हैं, स्टॉक की सेल परचेज होती है, गुड्स की होती है, रेवेन्यू, जितने भी एक्सपेंसेस हैं या प्रॉफिट एंड लॉस है, डिफरेंट ईयर में डिफरेंट होते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि हम आसानी से हर चीज़ को मेंटेन कर लेते हैं। यानी कि एग्जांपल हम लेते हैं तो एक 2020 है, ठीक हो गया, और एक 2019, 2 साल है हमारे पास। हमने ये देखना है, ये जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ना, एक तरफ एक्सपेंसेस और एक तरफ इनकम लिखते हैं, उससे हम लोग देखते हैं कि 2019 में हमें जो है वो 5 लाख जो है वो प्रॉफिट हुआ। ठीक है, हम ये कहते हैं। अब 2020 में हमें जो है वो 6 लाख प्रॉफिट हुआ। तो अब हमें यहाँ से ये चीज़ पता चल रही है, हम ये चीज़ को मेजर कर रहे हैं कि पिछले साल की बदौलत इस साल हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हमने पहले जो काम किया था उसकी बदौलत इस दफ़ा जो हमने काम किया वो ज़्यादा अच्छा किया, क्योंकि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अगर इसके अगेंस्ट हमें 4 लाख रुपए प्रॉफिट हो तो हम ये कहेंगे कि हमारी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। पिछले साल ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी थी, इस साल हमारी ज़्यादा जो अच्छी एफिशिएंसी नहीं है, कि हमने अपने कारोबार को सही तरह से मेंटेन नहीं किया, तो हमारा प्रॉफिट पिछले साल से कम हुआ। और अगर ज़्यादा होगा तो यानी कि हम आसानी से मेजर कर सकते हैं हर साल की जो है इससे पिछले साल, यानी कि सारे सालों का, जितने सालों तक हम लोगों ने कारोबार करना है उन सारे सालों का रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा होता है, और हम आसानी से जो है वो इस चीज़ को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके फ़ायदे थे। ठीक है, हम लोगों ने जितने भी पढ़े इसके एडवांटेजेस। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसकी बाकी डिटेल देखेंगे। इसमें हमारे पास डिसएडवांटेजेस आ रहे हैं, इसकी सिंगल एंट्री आ रही है, उसके बाद इनका डिफरेंस आ रहा है। तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। और इसके अलावा मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं छोटी छोटी, इन्हीं के अंदर से ही आपको शॉर्ट आंसर्स और जो है वो MCQs जो है वो आ सकते हैं। तो मैं इन्हीं में से ही आपको MCQs बना के दूंगी जो आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।